So rule 13, sub rule 2, it is saying for the purpose of this rule, the master of a ship shall be deemed to be the agent of the owner or creditor. So इसको ये कह रहा है, ये क्लैरिफिकेशन एक एग्जांपल दे रहा है रूल 13 कि एजेंट कौन हो सकता है जिसके लिए डिफेंडेंट के लिए मैनेजर और एजेंट जो भी डिफेंडेंट के लिए काम करता है. सो मैनेजर और एजेंट को भी अगर सर्विस होगी ना सम्मन्स की, जो कि डिफेंडेंट प्रतिवादी के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उनके भी लिए भी गुड सर्विस मानी जाएगी. अदालत ये कहता है. अब सब रूल 2 में एक एग्जांपल देता है कि जो ओनर होता है ना, एक जहाज़ का, एक बड़ी समुद्री जहाज़ का एक ओनर होता है उस जहाज़ का, तो जो उसका मास्टर होता है, जो जहाज़ का कैप्टन होता है, जो काम तो वो ओनर के लिए कर रहा है, ओनर थोड़ी चला रहा है, ओनर को तो आती भी नहीं चलानी. सो जो मास्टर होता है शिप का, उस जहाज़ का, जो उसको चलाता है, उसकी डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है. तो अगर कह रहे हैं अगर सम्मन्स उसको मास्टर को भी सर्व होगी ना, तो माना जाएगा कि डिलीवरी ऑफ सम्मन्स कैरेटर और ओनर को हो चुकी है. सो ऐसी एग्जांपल में ट्रक वगैरह जो ट्रक बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो जिनके न्यूमेरस नंबर ऑफ ट्रक्स होते हैं, किसी के 2000 ट्रक है, किसी के 2500 ट्रक है, तो उन पे ऐसे ही होती है. अगर उनके ड्राइवर्स को भी डिलीवरी दे दी जाती है सम्मन्स की, तो माना जाता है कि मालिक ने सम्मन्स की डिलीवरी ले ली है. अब रूल 14, सर्विस ऑन एजेंट्स इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई दावा डला हुआ है और वो दावा किस चीज़ का है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का है. तो और उस एजेंट को और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे प्रतिवादी की एक उसका एजेंट बैठा हुआ है, और वो एजेंट ही इंचार्ज है उस सूट प्रॉपर्टी का. ठीक है, जो वो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है उसका वो एजेंट इंचार्ज है. सो इसमें कह रहा है वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. जहाँ एक दावा डला है, और दावा किस रिलीफ के लिए डला है, किस संदर्भ में डला है? कोई भुगतान लेना है, कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कोई टॉर्ट कमिट हुआ है. किस पे? एक अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर. सर्विस कैन नॉट बी मेड टू द ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन. अगर सर्विस प्रतिवादी पर उसकी समक्ष हाजिरी में नहीं की जा सकती, उसके पर्सनल सर्विस नहीं हो सकती प्रतिवादी पर, एंड द डिफेंडेंट हैज़ नो एजेंट अबाउट टू एक्सेप्ट द सर्विस. और प्रतिवादी का कोई एजेंट भी नहीं है कि वो सम्मन्स की सर्विस एक्सेप्ट कर ले. इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी. जो उसकी सूट प्रॉपर्टी का कोई इंचार्ज है ना, जो भी उसकी सूट प्रॉपर्टी, उस प्रतिवादी की प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, तो वो एजेंट मान लेंगे और उसको सम्मन्स की सर्विस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल वही हम अदानी वाला एग्जांपल लेते हैं. अदानी के न्यूमेरस नंबर्स ऑफ लैंड है, बिग एकर्स ऑफ लैंड है, 1000 एकड़ ऑफ लैंड है. अब कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी मिस्टर ए और वर्सेस अदानी के बीच में. सो अब वो अदानी को तो सम्मन्स की सर्विस इम्पॉसिबल है. सो अब बोल रहे हैं जो उन न्यूमेरस नंबर ऑफ लैंड्स पे कोई एक, अगर कोई भी बंदा है जो इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी का, तो अगर उसको भी सर्विस होगी ना, जो कि अदानी के लिए काम करता है, तो कहेंगे कि गुड सर्विस है, ये अदानी को सम्मन्स की सर्विस हो चुकी है. यही हमारा रूल 14 ऑफ ऑर्डर 5 बताता है. अब रूल 15, इट इज सेइंग वेयर सर्विस में बी ऑन एन अडल्ट मेल मेंबर. रूल 15 इट इज सेइंग वेयर सर्विस में बी ऑन अडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली. बोल रहा है सम्मन्स की सर्विस जो पारिवारिक सदस्यों पर, प्रतिवादी के जो पारिवारिक सदस्य हैं उन पर भी हो सकती है सम्मन्स की सर्विस. इट इज सेइंग वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ सम्मन्स इज सोट टू बी अफेक्टेड ऑन हिम. जब एक दावे में जब एक सम्मन्स की सर्विस होनी होती है प्रतिवादी पर, तो प्रतिवादी अपने निवास स्थान से कहीं गया हुआ है, वो अब्सेंट है, उसकी अनुपस्थिति है अपने निवास स्थान से, और जिस टाइम सर्विस ऑफ सम्मन्स परिणाम में यानी अफेक्ट होनी, मतलब सर्विंग ऑफिसर उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है. एंड देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ बीइंग फाउंड एट द रेजिडेंस. और उसका कोई अता पता नहीं है उस प्रतिवादी का कि वो मिलेगा भी अपने रेजिडेंस पे या नहीं मिलेगा, या वो अंदर है या बाहर है, कोई पता नहीं है, कोई उसको एंट्री नहीं होने दे रहा सर्विंग ऑफिसर को विद इन अ रीजनेबल टाइम. और कह रहा है उचित समय में, मतलब ठीक ठाक समय में. अब ये नहीं है कि सर्विंग ऑफिसर 5 घंटे वेट करता रहेगा उसके दरवाजे के बाहर, निवास स्थान के बाहर, तो ऐसा नहीं है. रीजनेबल टाइम भाई, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट 20 मिनट इतना ही वेट करेगा, और तो इतना नहीं करेगा ज़्यादातर. एंड ही हैज़ नो एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट सर्विस. और प्रतिवादी का कोई एजेंट भी नहीं है जो उसके घर में उसके घर पे वो सर्विंग ऑफिसर खड़ा है निवास स्थान पर, और वो उसका एजेंट उसकी सर्विस एक्सेप्ट कर ले सम्मन्स की ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे. सर्विस में भी मेड ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. अब सर्विस ऑफिसर किस पे कर देगा? किसी बुजुर्ग जो मेंबर है, सदस्य है उस प्रतिवादी की फैमिली का, उस पर कर देगा. वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो अडल्ट प्रतिवादी की फैमिली का सदस्य, जो अडल्ट जो मेंबर है वो पुरुष है या महिला है, किसी में से किसी को भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है. यहीं जो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं
जो उसमें हमारा प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस होता है, उसमें ओनली जो सर्विस ऑफ सम्मन्स होती है, वारंट होती है, वो हमेशा अडल्ट मेल मेंबर को होती है, फीमेल को सीआरपीसी में नहीं होती है। सो सीपीसी में मेल और फीमेल दोनों को आप अडल्ट फैमिली मेंबर ऑफ डिफेंडेंट को कर सकते हो। हु इज़ रिजाइडिंग विद हिम, और जो वो उसके साथ रहता है रेगुलर तौर पे, उसको आप दे सकते हो अडल्ट फैमिली मेंबर ऑफ डिफेंडेंट को। ओके, अब रूल 15 एक्सप्लेनेशन, इट इज सेइंग अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौकर को आप फैमिली का सदस्य मत मान लेना। कोई कोई नौकर जी है वो 80 साल का है और वो घर में बैठा है और कोई भी घर में नहीं है, तो आप अगर सर्विंग ऑफिसर एक सर्वेंट को सम्मन्स की सर्विस दे आते हो तो बोल रहा है, स्पेशली मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है एक्सप्लेनेशन रूल 15 की, कि जो घर का नौकर होता है, सर्वेंट होता है, वो फैमिली का सदस्य नहीं है प्रतिवादी की। अब रूल 16, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। अब ये रूल 16 सीधा सीधा ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व किए गए हैं वो उस एक सम्मन की जो नकल उसको टेंडर की जाएगी उस पर अपने हस्ताक्षर करके दे देगा और एक्नॉलेजमेंट दे देगा, जो वो सर्विंग ऑफिसर कोर्ट में दिखा देगा कि भाई ये देखो मैं साइन लिया आया हूँ, जिस पर्सन ने सर्विस ली है मेरे से, जिस पर्सन ने सम्मन्स रिसीव किए हैं, ये उसके हस्ताक्षर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, वो अदालत में दे देगा। इतना ही बोलता है रूल 16। रूल 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। अब प्रक्रिया क्या रहेगी, तब प्रतिवादी मना कर देता है कि मैं नहीं ले रहा सम्मन्स, और या तो मिलता नहीं है। तो इट इज सेइंग वे द डिफेंडेंट और इज एजेंट और अदर पर्सन एज फर्स्ट रिफ्यूजेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट। डिफेंडेंट प्रतिवादी या कोई उसका एजेंट मना कर देता है कि मैं एक्नॉलेजमेंट साइन नहीं करा, तो रूल 16 में बताई गई थी। और वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर यूजिंग ऑल ड्यू एंड रीजनेबल डिलीजेंस, जहाँ सर्विंग ऑफिसर अपने पूरे तीर मार लेता है पर सम्मन्स की सर्विस नहीं होने देता प्रतिवादी, ना तो सर्विंग ऑफिसर को मिलता है प्रतिवादी। कैन नॉट फाइंड द डिफेंडेंट मतलब मिलता नहीं है, प्रतिवादी मिलता नहीं है। हु इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एट द टाइम व्हेन सर्विस इज सोट टू बी अफेक्टेड, और प्रतिवादी की अनुपस्थिति है उसके घर में जब सम्मन्स उस पर डिलीवर होने वाले हैं। ठीक है, देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ हिज बीइंग, और कोई अता पता भी नहीं है कि प्रतिवादी कब आएगा अपने घर पर। एंड देयर इज नो एजेंट अबाउट टू एक्सेप्ट सर्विस, और प्रतिवादी का कोई एजेंट भी नहीं है जो सम्मन्स की सर्विस ले ले। द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स अ कॉपी ऑफ द सम्मन ऑन द आउटर डोर ऑफ और सम अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच द डिफेंडेंट ऑर्डिनरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। अब सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, चस्पा कर देगा उस प्रतिवादी के जो निवास स्थान है उसके घर के बाहर बिल्कुल ऐसी जगह कॉन्स्पिशियस पार्ट पर जो आमतौर पर पहले इंस्टांस में ही दिख जाए उस घर पे, ऐसी जगह पे वो सम्मन्स को चस्पा कर देगा, फिक्स कर देगा, चिपका देगा। ठीक है, वो सर्विंग ऑफिसर। सो आगे कह रहा है, और या तो ऑर्डिनरी रिसाइड उसके निवास स्थान पे चिपका देगा, या वहाँ चस्पा कर देगा जहाँ वो व्यापार करता है वो प्रतिवादी, या वहाँ चस्पा कर देगा जहाँ वो प्रतिवादी अपने मुनाफे के लिए कार्य करता है। ठीक है, एंड शैल देन रिटर्न द ओरिजिनल टू द कोर्ट, और जो ओरिजिनल सम्मन रहेगा ना उसको फिर अदालत में लौटा देगा। फ्रॉम विच इट वॉज इशूड, जिस अदालत ने वो इशू किया था। विद अ रिपोर्ट एंडोर्स देयर ऑन एंड एनेक्स देयर टू, और एक रिपोर्ट के साथ कि मैंने चस्पा कर दिए हैं प्रतिवादी के घर पर, स्टेटिंग दैट ही हैज सो फिक्स द कॉपी एंड द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ही डिड सो, और हालात बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने चस्पा क्यों किए। एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, और एक नाम भी बताएगा और एक पता भी बताएगा एक व्यक्ति का, बाय होम द हाउस वॉज आइडेंटिफाइड, जिसने प्रतिवादी के घर को पहचाना था उस व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मन्स के पीछे जो नकल जो जमा करेगा कोर्ट में उस पर लिखेगा। एंड इन हुज प्रेजेंस द कॉपी वॉज ऑफिस, और एक जो वो ही व्यक्ति उसकी जिसने घर को पहचाना था उसकी प्रेजेंस में उसने चस्पा किया था प्रतिवादी के घर पे सम्मन, उसका नाम और पता लिखेगा नकल के पीछे सम्मन्स की। ये बस ऑर्डर 5 रूल 17 ये बोलता है। अब रूल 18, एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। सर्विंग ऑफिसर लिखेगा नकल पर जो सम्मन्स की कि किस टाइम पर किस समय पर आपने सम्मन्स को अफेक्ट में लाया था कि सर्विस करने गए थे आप, और आपका तरीका क्या था सर्विस करने का सम्मन्स की। तो बोलता था सर्विंग ऑफिसर शैल, तो बोला शैल मैंडेटरी है। सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, इन ऑल केसेस इन विच द सम्मन्स हैज़ बीन सर्व्ड अंडर रूल 16, जिस भी केसेस में वो रूल 16 में सम्मन्स सर्व हुए हैं तब मतलब रूल 16 क्या बोल रहा है, जब डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दी है सम्मन्स की सर्विस और वो मिलता नहीं है। ठीक है, लेनी एक्सेप्ट करनी मना कर दिया और वो मिलता नहीं है, तो वो बता रहा है इन विच द सम्मन्स हैज़ बीन सर्व्ड अंडर रूल 16 में सर्व हो गए थे। एंडोर्स और अनेक्स, या तो सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, एंडोर्स करेगा, अपनी लिखावट में कुछ लिखेगा नोट, या अनेक्स करेगा कुछ डॉक्यूमेंट लगाएगा, और कोस्ट टू बी एंडोर्स और अनेक्स, या किसी से और से लगवाएगा एंडोर्समेंट कराएगा। ऑन और टू द ओरिजिनल सम्मन्स, किस पे, ओरिजिनल सम्मन्स पे, अब नकल पे नहीं लगाएगा, ओरिजिनल सम्मन्स पर एंडोर्समेंट करेगा। अ रिटर्न स्टेटिंग द टाइम,
टाइम उस पर ओरिजिनल समन्स पे समय लिखेगा कि कब वो रिटर्न हुए थे, व्हेन एंड द मैनर, कब वो रिटर्न हुए थे, कौन सा टाइम था, कब और तरीका क्या था, इन विच द समन्स वो सर्व्ड, और किस तरीके से आपने समन्स को सर्व किया था प्रतिवादी पर, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन सर्व्ड एंड विटनेसिंग द डिलीवरी और टेंडर ऑफ द समन्स। ये कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको देखा था कि आप प्रतिवादी पर समन्स की सर्विस कर रहे थे, तो उस व्यक्ति का नाम और पता भी लिख दीजिए ओरिजिनल समन्स पर। ये बस हमारा रूल 18 ऑफ ऑर्डर 5 बोलता है। रूल 19 एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। अब परीक्षा ले लेगा सर्विंग ऑफिसर की, कौन, अदालत या अपोजिट पार्टी की। तो कह रहा है वेयर अ समन्स इज रिटर्न अंडर रूल 17, जहाँ रूल 17 में समन्स रिटर्न आ गए हैं, वही वाला जहाँ रूल 17 वही जहाँ डिफेंडेंट रिफ्यूज़ करेगा सर्विस लेने से या मिलता नहीं है, तो वही। अब रूल 19 बोलता है कि समन्स रिटर्न आ गए रूल 17 में, तो बोलता है द कोर्ट शैल इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर तो जो रिटर्न है वो वेरीफाई नहीं हुई है, उसको मतलब क्रॉस चेक नहीं किया है, वो वेरीफाई नहीं है एक शपथनामे के द्वारा, जो शपथनामा देना चाहिए था सर्विंग ऑफिसर को, तो उसने वेरीफाई नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगा, अदालत क्या करेगा, मे इफ़ इट हैड सो वेरीफाइड एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ। अगर वेरीफाई हो गया तो सर्विंग ऑफिसर को शपथ एग्जामिन परीक्षा ले लेगा शपथ पर, और कोज हिम टू बी एग्जामिन बाय अनदर कोर्ट, या उस सर्विंग ऑफिसर को किसी और अदालत के पास भेज देगा और उस पर अदालत को बोल देगा कि आप इसको सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन कर लीजिए, इसकी परीक्षा ले लीजिए शपथ पर। टचिंग इस प्रोसीडिंग्स, और उसकी प्रक्रिया की, उस सर्विंग ऑफिसर ने समन्स के साथ क्या प्रक्रिया की, उससे रिलेटेड ही उसका एग्जामिनेशन होगा। एंड मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन मैनर एज इट थिंक फिट, या और कोई भी अगर इंक्वायरी करना चाहता है, जांच पड़ताल करना चाहता है, जांच करना चाहता है कोर्ट अदालत, तो कर सकता है जो उसको उचित लगती है। एंड शैल ईदर डिक्लेयर दैट द समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर सच सर्विस एज इट थिंक्स फिट, या और कोर्ट क्या घोषणा कर देगा कि भाई समन्स सर्व्ड हो गए हैं, उसकी एग्जामिनेशन करने के बाद सर्विंग ऑफिसर की, या ये ऑर्डर कर देगा कि दोबारा सम्मन भेजे जाएं, या और भी कोई उचित ऑर्डर कर सकता था वो कर देगा। अब रूल 19 हो गया हमारा, परीक्षा ले लेगा सर्विंग ऑफिसर की। अब रूल 20 इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन सब्सटीट्यूटेड सर्विस। इसमें सब्सटीट्यूटेड सर्विस में बस इतना सा है रूल 20 में, ये सब रूल 1 पढ़िए। वे द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट द वे। कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी जानबूझकर सम्मन्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, और डेट द एनी अदर रीजन्स, और कोई और अन्य कारण है, द सम्मन्स कैन नॉट बी सर्व्ड इन द ऑर्डिनरी वे, कि सम्मन्स को सर्व किया ही नहीं जा सकता किसी साधारण तरीके से। द कोर्ट शैल ऑर्डर द सम्मन्स टू बी सर्व्ड बाय फिक्सिंग अ कॉपी। तो कोर्ट क्या ऑर्डर, अदालत क्या निर्देश देगी कि सम्मन, जो सम्मन्स हैं वो कैसे एक नकल के द्वारा सर्व किए जाएं, और उसकी सम्मन्स की जो नकल है वो अफिक्स, वो चस्पा की जाए। देयर ऑफ इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस इन द कोर्ट हाउस, किसी अदालत के कॉन्स्पिशियस पार्ट जो सबको दिखता रहे अदालत में, ऐसी जगह पे सम्मन्स को चिपका दिया जाए। एंड ऑल्सो अपॉन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच द डिफेंडेंट इज नोन टू बी हैव लास्ट रिसाइड, और उस प्रतिवादी के घर पर भी चिपका दिया जाए सम्मन्स जिसमें वो प्रतिवादी लास्ट बताया जाता है कि रहा हुआ है। टू हैव रिसाइड लास्ट रिसाइड और कैरीज ऑफ बिजनेस, या उसने व्यापार लास्ट किया है वो, या पर्सनली वो, या वो जहाँ उसने लास्ट बार अपने फ़ायदे के लिए काम किया था, लाभ के लिए, तो वहाँ चस्पा कर देंगे, अफिक्स कर देंगे, ठीक है। और इन सच अदर मैनर एज द कोर्ट थिंग्स, या और कोई भी तरीके से सब्सटीट्यूटेड सर्विस कर देंगे जिस भी तरीके से कोर्ट को उचित लगता है, अदालत को उचित लगता है। अब 1 कैपिटल ए रूल 20 ऑफ ऑर्डर 5 सब रूल 1 कैपिटल ए 1976 अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, ऐड हुआ था, हम पढ़ते हैं। वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल 1, जहाँ अदालत एक्ट कर रहा है सब रूल 1 के तहत, ऑर्डर सर्विस बाय एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, तो कह रहा है तो इन एनी अदर वे, जो ऊपर वाले सब रूल ने बताया था, तो और कैसे सर्विस कर देगा, इन एनी अदर वे, कोई भी एनी अदर वे, और उस एनी अदर वे में क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी निकलवा देगा उस सम्मन को सर्व करने के लिए। द न्यूज़पेपर शैल बी अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी इन विच द डिफेंडेंट इज लास्ट नोन टू हैव बीन एक्चुअली एंड वॉलंटरली डिसाइडेड, और वह न्यूज़पेपर वो वाला होना चाहिए जिसमें प्रतिवादी लास्ट, वह न्यूज़पेपर वो वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए जो कि सर्कुलेट होता है उस जगह पे जहाँ प्रतिवादी लास्ट रहता था। अब रूल 20 सब रूल 2 अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अफेक्ट क्या निकलेगा, क्या परिणाम लिखेगा अगर सब्सटीट्यूटेड सर्विस करवाई है तो। सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी इफेक्चुअल एज इफ इट हैज़ बीन मेड ऑन डिफेंडेंट पर्सनली। ऐसा इफेक्ट निकल जाएगा कि मान लो कि वो पर्सनली डिफेंडेंट पर अफेक्ट हो चुकी है, उस पर डिलीवर हो चुके हैं। अब सब रूल 3 ऑफ रूल 20 व्हेन सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स, जब सर्विस को आपने सब्सटीट्यूट करवाया है इन तरीक़ों से जो मैंने ऊपर बताया है, तो एक समय रखा जाएगा हाजिरी के लिए।
वेयर सर्विस इज सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जहाँ सर्विस को सब्सटीट्यूट करवाए समन्स की और कोर्ट के अदालत के ऑर्डर से। द कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एज मे बी नेसेसरी, तो कोर्ट क्या करेगा, अदालत एक ऐसा समय निश्चिंत कर लेगा, आधारित रख लेगा जो कि जरूरी लगता है, और किस चीज़ के लिए, प्रतिवादी की हाजिरी के लिए। अब ऑर्डर 5 रूल 21, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, तो उन समन्स की कैसे सर्विस होगी जहाँ प्रतिवादी केस चला हुआ है गुड़गांव में और प्रतिवादी रहता है महाराष्ट्र में, तो उन सर्विसेज की कैसे सम्मन होगी प्रतिवादी पर सर्विस, उन सम्मन्स की कैसे सर्विस होगी जो महाराष्ट्र में प्रतिवादी रहता है और केस चला हुआ है गुड़गांव में। तो कह रहा है बस सिंपल सी रूल 21 में बात ये कह रहा है कि उस कोर्ट को, महाराष्ट्र वाले कोर्ट को हम सम्मन्स भेज देंगे और अब वो कोर्ट अपने तरीके से प्रतिवादी पर सम्मन्स सर्व कराएगा और हमें गुड़गांव वाले कोर्ट को रिपोर्ट कर देगा। 21 रूल 21 ऑफ ऑर्डर 5 का इतना सा कहता है। अब रूल 22 ऑफ ऑर्डर 5, सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ सम्मन्स इशूड बाय कोर्ट्स आउटसाइड, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा रूल हम 24 पढ़ेंगे, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, कि सम्मन्स की सर्विस प्रतिवादी पर कैसे होगी जब वो जेल में बंद है। तो सीधा पैसा इसमें भी बस ये याद करने की चीज़ है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो अधिकारी, जो इंचार्ज, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है जेल की, उस पर सर्विस ऑफ सम्मन्स हो जाएगी। ये रूल 24 बोलता है। अब हम सीधा रूल 25 पढ़ेंगे, रूल 25 ऑफ ऑर्डर 5, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट, सर्विस तब कैसे होगी जब जो प्रतिवादी है वो भारत के बाहर रहता है और उसका हिंदुस्तान में कोई एजेंट भी नहीं है। तो बस ये बोलता है वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ इंडिया, जहाँ प्रतिवादी भारत के बाहर रहता है, एंड हैज नो एजेंट इन इंडिया, और उसका इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है। एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस, और क्या क्या करने के लिए कि सर्विस को एक्सेप्ट कर ले वो एजेंट। द सम्मन्स शैल बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही इज रिजाइडिंग एंड सेंड टू हिम और बाय पोस्ट, तो सम्मन्स कैसे उसको भेज दिए जाएंगे, वही पोस्ट के द्वारा भेज दिए जाएंगे, और वो हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव होना चाहिए, जो फॉरेन में पोस्टल सर्विसेज जो कि पोस्ट उसको भेजेंगे सम्मन्स जो फॉरेन में, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के कोई कोर्ट में आपको भिजवाने हैं, बांग्लादेश कंट्री में और पाकिस्तान कंट्री में आपको भिजवाने हैं, तो किसी की परमिशन नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की या कुछ भी नहीं चाहिए, आप सीधा भिजवा सकते हो, पर आप हाई कोर्ट को नहीं भिजवा सकते, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाई कोर्ट को भी। इतना सा ये बोल रहा है। अब हम रूल 27 करेंगे जो कि बोलता है, रूल 27 ऑफ ऑर्डर 5 जो कि कहता है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर्स और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, सर्विस उन अधिकारियों पर जो सिविल पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं सिविल पोस्ट के, और वो या तो वो नौकर हैं रेलवे कंपनी के या किसी लोकल अथॉरिटी, तो उस पर उन पर सम्मन्स को सर्विस कैसे किया जाएगा। तो बोल रहा है वेयर द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर, जहाँ प्रतिवादी एक सरकारी कर्मचारी है, नॉट बिलोंगिंग टू, पर वो क्या नहीं है, इंडियन मिलिट्री नेवी और एयरफोर्स का बंदा नहीं है, वो उसका कर्मचारी नहीं है, और यह सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी, या वो प्रतिवादी क्या है, एक नौकर है रेलवे कंपनी का और लोकल अथॉरिटी का वो नौकर है, मतलब कर्मचारी है। द कोर्ट में, तो कोर्ट की अदालत की डिस्क्रिप्शन है, इफ़ इट अपीयर्स टू इट, अगर अदालत को लगता है दैट द सम्मन्स में बी मोस्ट कन्वीनियंटली सो सर्व, की सम्मन्स सर्व हो सकते हैं कैसे, सेंड इट फॉर सर्विस टू द डिफेंडेंट एट द हेड ऑफ द ऑफिस, तो जहाँ वो कर्मचारी, जहाँ वो प्रतिवादी काम कर रहा है ना, तो उस डिपार्टमेंट के हेड को सम्मन्स भेज देंगे। अब वो हेड की क्या ड्यूटी रहेगी, उस ऑफिस हेड की क्या ड्यूटी रहेगी, जो उसके नीचे जिसके नीचे प्रतिवादी काम कर रहा है, कि वो अब प्रतिवादी को सम्मन्स दे दे। ये सीधा सीधा हमारा रूल 27 ऑफ ऑर्डर 5 बोलता है और कुछ नहीं बोलता। अब रूल 28, सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, सम्मन्स की सर्विस फौजियों पर कैसे होगी ये बताता है। सो इसमें ये बस ये याद करने की जरूरत है, अगर फौजियों पे सर्विस करवानी है सम्मन्स की, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को आप भिजवा दोगे सम्मन्स, तो अब वो कमांडिंग ऑफिसर उसको टेंडर कर देगा और उस प्रतिवादी को दे देगा। बस इतनी सी बात रूल 28 बोलता है। अब हमारा लास्ट रूल है ऑर्डर 5 का, रूल 30, ये बोलता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर सम्मन्स, कि आप लेटर भिजवा देंगे सम्मन्स की जगह। तो आप एक लेटर लिखवाएंगे अच्छे से टेक्स्ट में, और आप सम्मन्स नहीं भिजवाएंगे, आप लेटर भिजवा देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिवादी है एक डेजिग्नेटेड रैंक का बंदा, जैसे गवर्नर है किसी राज्य का, आप किसी राष्ट्रपति को सम्मन भेज रहे हो, आप प्रधानमंत्री को सम्मन भेज रहे हो, आप मुख्यमंत्री को सम्मन भेज रहे हो, आप चाहे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को भेज रहे हो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को भेज रहे हो, सो आप सम्मन्स नहीं भेजोगे, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप सम्मन्स का ही कंटेंट एक लेटर पर लिखवा दोगे और रिस्पेक्टफुली उसको एक जो प्रॉपर ऑफिसर होता है कोर्ट का, उसके द्वारा उन डेजिग्नेटेड व्यक्तियों पर सर्व करवा दोगे। इतनी सी बात बोलता है ऑर्डर 5 का रूल 30। सो नाउ टुडे वी हैव डन ऑल द प्रोविजंस ऑफ
order 5 in this video, and in part 3 I will do remaining orders until order 9. Thank you.